नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग डे वाइज सीरीज में टॉप 500 एमसीक्यू देख रहे हैं हिस्ट्री के, जिसमें अभी आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं। अभी तक इस सीरीज में हम लोग 190 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये वीडियो और मॉडर्न इंडिया की है। इसके बाद में मध्यकाल भारत मिडिवियल इंडिया स्टार्ट हो जाएगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कैसे अंग्रेज लोग भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे, एक व्यापार करने आई थी कंपनी, और फिर धीमे धीमे उसने क्या अलग अलग क्षेत्र जो थे कब्जाना स्टार्ट कर दिए। बंगाल को कब्जाया आपका, फिर आपका मैसूर हो गया, फिर आपके मराठा हो गए, अलग अलग क्षेत्रों को कब्जाना स्टार्ट कर दिया और रूल करना स्टार्ट करा। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखा था, कैसे 1885 में कांग्रेस बनी। फिर आपके गांधी जी भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए तो काफी बाद में जुड़े हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस, अलग अलग जितनी भी चीजें घटनाएं हुई हैं सबके बारे में बात करी है एमसीक्यू के फॉर्म में। जितना भी फैक्ट कंसेप्ट होता है वो हम लोग सब समझते चलते हैं। और देखिए ये जो सीरीज है ये आपके यूपी पीसीएस के लिए तो है ही, साथ ही साथ आरओ यारो री एग्जाम के लिए, तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। पुरानी वीडियोस एक बार जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन गई है, बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में पूरी आजादी तक की बात कर ली थी। अब इसके बाद में हम लोग को जो आखिरी वीडियो में बात करनी है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत में रूल कर रही थी तो उस समय पे कौन कौन से एक्ट जो हैं पास हुए हैं, कौन कौन से अधिनियम पास हुए हैं। ठीक है, पॉलिटी में ये जितने भी एक्ट हैं हम पहले पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री में ये सब हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार टाइमलाइन दे दूं कौन कौन से एक्ट पास हुए हैं। सबसे पहले तो एक अधिनियम आया 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, उसके बाद में पिट्स इंडिया अधिनियम आया है, कब? 1784 में आपका आ गया था। फिर उसके बाद में 1786 में एक आपका अधिनियम आया है, एक्ट ऑफ 1786। फिर कौन सा आया है? फिर आपका एक चार्टर एक्ट आया है 1793 का आया है। ठीक है, फिर आपकी कौन सी चीज आई है? फिर आपके चार्टर एक्ट फिर 20-20 सालों में आया, 1813 में आया है, फिर 1800 आपका 33 और फिर 1853। ठीक है, ये हम लोग को बात करनी है। इसके आगे भी अधिनियम आए लेकिन इस वीडियो में हम लोग इतनी ही इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बोला जा रहा है निम्नलिखित कथन ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, कौन से एक्ट से? चीन के साथ और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना एंड इन टी एंडेड। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी ना तो इसको मोनोपोली काफी मिल रखी थी। मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ यही व्यापार कर सकती है, और कोई कंपनी अगर व्यापार करने आएगी तो उसको अलाउड ही नहीं है व्यापार करना। जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए कि आपको कोई एक कंपनी है जो आपको कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, मान लीजिए कि वो आपको लेस का प्रोडक्ट दे रही है, और बाकी कंपनी उतर के आई, उन्होंने बोला हम भी चिप्स बनाएंगे, लेकिन उनको अधिकार ही नहीं है चिप्स बनाने का, तो कितनी गलत बात होगी। एक ही कंपनी के पास मोनोपोली है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पास मोनोपोली भारत से व्यापार करने में भी थी, फिर आपका चाय में भी थी, पूरे वर्ल्ड में चाय में, और चाइना के साथ में भी थी। तो इनकी जो मोनोपोली थी ना चाय वाली और चाइना के साथ में, ठीक है, चाय तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड और चाइना के साथ में व्यापार करने में खत्म हो गई थी। मतलब ये तो व्यापार कर सकते हैं, बाकी कंपनी भी व्यापार कर पाएंगी। ठीक है, बाकी जितने भी आपकी कंपनी है इंग्लैंड की वो सब भी व्यापार करेंगी, तो आपका फेयर कंपटीशन होगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये है आपके 1833 एक्ट के तहत। कौन सी? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ध्यान रखिएगा, व्यापार, चाय का व्यापार और कंपनी आपके चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया। फिर क्या है? यूरोपीय आव्रजन और संपत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिबंध हटाकर भारत में यूरोपीय उपनिवेश को प्रोत्साहन दिया गया। ये बिल्कुल सही है। यूरोप का आपका कॉलोनाइजेशन हो इंडिया का, उसको एक काफी आप ये समझिए प्रोत्साहन दिया गया। कैसे दिया गया? जो लोग यूरोप से भारत में आना है उनको आप ये समझिए जो रिस्ट्रिक्शन था, प्रतिबंध था, उसको हटाया गया। आसानी से यूरोप वाले लोग भारत में आ सकते हैं। जब भारत में आएंगे तो फिर उनको रहने की जगह चाहिए, फिर प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, तो प्रॉपर्टी खरीदने में भी जो आपका रिस्ट्रिक्शन था उसको भी हटाया गया, तो आराम से वो आप भारत में आके बस सकते हैं। ठीक है, उपनिवेश को प्रोत्साहन, ये भी बात सही है। कौन से एक्ट की बात हो रही है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फिर जितनी भी आपकी क्षेत्र थी किसको पूर्ण नियंत्रण के में रखा गया? वो रखा गया आपके गवर्नर जनरल के। ठीक है, जितनी भी टेरिटरी थी प्लेस अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल, ये भी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन में यही बोला जाता है कौन से एक्ट के तहत है, तो ये है आपके 1833 एक्ट के तहत। ये ध्यान रखिएगा, पूरा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे तीनों आपके क्षेत्र प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल के आपके अधीन रखे गए थे, पूरे इनके नियंत्रण में। तो तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें भी बताना है कि कौन से एक्ट के तहत, कौन से अधिनियम से सारे स्टेटमेंट जो है संबंधित है। भारत में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश संपत्ति करार दिया गया था। द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर टर्म्ड ब्रिटिश पोजेशंस। ये इसलिए
क्योंकि ब्रिटेन से एक कंपनी निकल के आई और भारत में क्या कर रही है, पहले तो व्यापार करने आई थी, अब इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया पूरे भारत में। अब इंग्लैंड वाले लोग कह रहे थे कि यार ये तो कंपनी ऐसा ना हो कि कंपनी हमारे ऊपर भी आके कभी कब्जा कर ले, क्योंकि आप समझिए ब्रिटेन तो छोटा सा है, यहाँ से एक कंपनी निकली ने भारत पे आपके पूरे कब्जा कर लिया। अब ये ब्रिटेन वालों को ये डर था कि कहीं ये कंपनी इधर ना आ जाए और हम पे कब्जा कर ले, तो इस कंपनी को क्या करना है, हमें कंट्रोल करने की जरूरत है इसको, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने बोल दिया जो आप भारत में जो आपके पास में क्षेत्र आपने वो कर लिए हैं, आपने अधिग्रहित कर लिया, आपने कब्जा लिया उन क्षेत्रों को, वो आपके नहीं है, वो किसके हैं, ब्रिटिश पोजेशन है, ठीक है, ब्रिटिश संपत्ति है, मतलब ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति है, ये चीज बोली गई। फिर क्या है, आक्रामक युद्धों और संधियों पर एक सामान्य निषेध रखा गया था कि हाँ ये प्रोहिबिशन लगाया गया कि आप जो ज्यादा वॉर्स कर ले रहे हो, युद्ध कर ले रहे हो, ठीक है, किसी भी साम्राज्य के साथ जाके वॉर कर ले रहे हो, मैसूर मराठाओं के साथ में कहीं भी कुछ सोच नहीं रहे हो और ट्रीटी कर ले रहे हो, संधि कर ले रहे हो, इस पे आप लोग को क्या करना है, एक रोक लगानी, तो एक रोक लगाई गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। और किस एक्ट के तहत हुई, ये हुआ आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको जो एक्ट में फीचर्स है ना, ये याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका 1784 एक्ट के तहत हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है यही आपका जो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम है, उसके संदर्भ में कौन से कथन कथन जो है सही है, कौन से गलत है, इसके बारे में बात करनी। पहली स्टेटमेंट आपकी क्या बोली जा रही है, एक सेकेंड। पहला बोला जा रहा है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा जो क्या करेगा, कंपनी के सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। कंपनी के नागरिक सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल आपकी सही है, एक गठन किया गया था कौन से एक्ट के तहत, 1784। क्या काम था इसका, जो नागरिक इनके काम थे कंपनी के, जैसे कि भारत में कैसे शिक्षा व्यवस्था बढ़ेगी, कृषि आपका एग्रीकल्चर हो गया, फिर आपका हेल्थ की जो समस्याएं हैं वो नागरिक में आती है, इस पे कंट्रोल होगा। सैन्य मतलब सेना कि कहाँ युद्ध करनी कहाँ नहीं करनी, ये भी कंट्रोल करेगी। और फिर जो आप टैक्स ले रहे हो, राजस्व ले रहे हो रेवेन्यू से, जब आपका यहाँ पे वो है रूल कर रहे हो तो टैक्स भी तो आएगा, तो उस पर भी कौन कंट्रोल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये भी बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला गया, जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसको गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है, 1784 के तहत यही करा गया था। बॉम्बे मद्रास की प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट बना दी थी गवर्नर जनरल, मतलब अब ज्यादा पावरफुल कौन है आपके, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ज्यादा पावरफुल हो गया। पहले क्या था, बॉम्बे मद्रास और बंगाल आपका तीनों बराबर थे, अब क्या बोल दिया, बंगाल वाला जो है वो ज्यादा बड़ा हो गया, इनके गवर्नर को गवर्नर जनरल बोल दिया, बाकी दो को अब क्या करना, सलाम करना है इनको, ठीक। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। भैया 1784 के साथ तो दोनों सही है, तो इनकरेक्ट कौन सी होगी, इनकरेक्ट इनमें से कोई भी नहीं होगी, तो डी वाला जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब इसके बाद में देखिए ये एक्ट है आपका 1786 का, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें समझते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। 1784 तक बात हुई, फिर 1786 में भी आपको एक एक्ट पास कराया गया, ये बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि इस समय पे जो आपके गवर्नर जनरल थे वो थे आपके कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपने को नाम सुना हो। इनकी एक अलग जिद थी, इनकी जिद थी कि जो इनकी काउंसिल में कमांडर इन चीफ की पोजीशन है, जो सेनापति होते थे कमांडर इन चीफ, इन्होंने कहा कि मैं ही गवर्नर जनरल रहूंगा, मुझे ही गवर्नर जनरल बनना, और मुझे ही क्या बनना है, कमांडर इन चीफ भी बनना है, मुझे ही सेनापति भी बनना है, कॉर्नवालिस ने बोला। तो इनकी जिद को मानने के लिए एक एक्ट पास हुआ था 1786 में, ठीक है। गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ दोनों की शक्तियां गवर्नर जनरल में ही निहित थी, ये बिल्कुल सही है। द पावर्स ऑफ बोथ गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ और वेस्टेड इन गवर्नर जनरल, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, दोनों की इनको शक्तियां चाहिए थी, गवर्नर जनरल की भी कमांडर इन चीफ। होता क्या था, इसके पहले जो इंसान गवर्नर जनरल बनता था वो गवर्नर जनरल है, उसकी काउंसिल में कमांडर इन चीफ जो है अलग पर्सन होता था, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं मैं ही रहूंगा। एक चीज इसमें और लाई गई कि गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को ओवरराइड करने की शक्ति दी गई, मतलब जो इनकी काउंसिल थी गवर्नर जनरल, काउंसिल ने कुछ बोला, हमें नहीं पसंद आ रहा गवर्नर जनरल को, तो हम कह देंगे नहीं हम अपने मन से करेंगे, तुम्हारे मन से नहीं करेंगे, चाहे वो बहुमत में उन्होंने क्यों ना निर्णय दिया हो। तो ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है। दोनों जो आपके नियम है ना कॉर्नवालिस के लिए पास हुए थे, कौन से अधिनियम में, 1786 में, करेक्ट आंसर होगा आपका ए 1786, ठीक, ध्यान रखिए। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, इसमें भी ये कौन से एक्ट को लेके हैं, ठीक। गवर्नर जनरल गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। अब इसका मतलब ये है कि रॉयल अप्रूवल चाहिए, ये नहीं कोई भी ब्रिटिश में आपका बैठा हुआ इंसान कंपनी के गवर्नर जनरल गवर्नर और कमांडर इन चीफ को नियुक्त कर देगा। अब इसके लिए रॉयल आपका अप्रूवल चाहिए, मतलब महारानी या जो राजा थे उस समय उनसे अप्रूवल आएगा तब जाके ये नियुक्त होंगे। रॉयल अप्रूवल वॉज मैंडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ, ये बिल्कुल सही है।
और कौन से एक्ट को लेके, ये है आपके 1793 1793 का अधिनियम को लेके, ठीक है। इसमें यही बोला गया कि गवर्नर, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, गवर्नर कहाँ कहाँ के थे, ये थे आपके बॉम्बे के और मद्रास के, और जो आपका बंगाल के थे उसको गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जा रहा था। फिर क्या बोला गया, कंपनी वॉज एम्पावर्ड टू गिव लाइसेंस टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज कंपनीज एम्प्लॉइज टू ट्रेड इन इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है, कंपनी जो लाइसेंस दे सकती है कंपनी के कर्मचारियों को भी, अगर उनको अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड करना है वो भी अपना कर सकते हैं, बस कंपनी उनको लाइसेंस अगर जिसको मिल जाएगा वो कर सकता है। और साथ साथ में मान लीजिए आप ये समझिए भारत के भी कुछ लोग हैं, अगर आपको भारत में तो व्यापार करना ही है, ठीक है, बाहर भी करना होगा तो कंपनी लाइसेंस देगी। कंपनी को सामान्य लोगों को और कंपनी के कर्मचारियों को भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया था। अब सामान्य लोग कौन है इसमें, जो भारत के नागरिक थे, इनको भी लाइसेंस दे सकती थी। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, किसके तहत है, 1793 के तहत है, ठीक। अब ये लाइसेंस जो मिला था ना, इससे क्या था, जो कंपनी कर्मचारी थे उन्होंने काफी जो है इसका मिसयूज करा। फिर 1793 को लेके ही आगे आपकी स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है। इसको देखते हैं कि कौन सी आपकी सही है। राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग किया गया था, ये बिल्कुल सही है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी फंक्शन, सही है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आज के समय में आप देखते होंगे कि आपके जज हैं एक, ठीक है, ये क्या देख रहे हैं, आपके क्रिमिनल मैटर्स देख रहे हैं, ठीक है, फिर आपके सिविल मैटर भी देख रहे हैं, मतलब कहीं पे मर्डर हो गया तो वो मामले की सुनवाई करेंगे, कहीं किसी का डाइवोर्स है, संपत्ति का मामला तो वो भी सुनवाई करेंगे। और आपके इस समय पे एक आईआरएस जो है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, वो आपकी सर्विस अलग है, वो सिर्फ आपके राजस्व को लेके जो प्रशासन हो ना उसको देखते हैं। उस समय पे क्या था, ये दोनों चीजें जो थी ना वो एक ही इंसान करता था। तो 1793 के अधिनियम से ये दोनों चीजों को अलग अलग किया गया कि जो राजस्व संभालेगा वो अलग इंसान होगा और जो आपके न्यायपालिका होगी वो अलग चीज होगी, ठीक है। जो न्यायपालिका के कार्य को आपको फंक्शन करेगा उसके लिए एक जज अलग होगा और राजस्व के लिए एक अलग पर्सन होगा, ठीक है। दोनों की कार्य को अलग अलग करा गया था, ये ध्यान रखिए। फिर क्या है, जो आपका लाइसेंस मिल रहा था ना, इसमें 1793 में ही, 1793 की बात हो रही है, लाइसेंस देना चालू किया था कंपनी ने। उस लाइसेंस को क्या बोला जाता था, प्रिविलेज भी बोल दे सकते थे या कंट्री ट्रेड, ठीक। इससे क्या हुआ, प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड से चीन को अफीम जाने की आपकी शिपमेंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गई, ठीक है। प्रिविलेज ऑफ कंट्री ट्रेड पेव द वे फॉर शिपमेंट्स ऑफ ओपीएम टू चाइना। ओपीएम क्या होता है, अफीम। चीन को अफीम के लदान का मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है। इससे ओपीएम, अफीम को आपके सॉरी चाइना को ओपीएम जो है काफी ज्यादा जाने लगा। इसकी बहुत मजेदार कहानी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो आपकी दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो सही है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। था क्या, जब अंग्रेज जो है भारत में रूल कर रहे थे, चाइना था, चाइना से जो है काफी आपका प्रोडक्ट जो है कहाँ जाता था, यूरोप में, लंदन वगैरह जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। क्या क्या, चाइना की चाय बहुत फेमस थी, टी, इनका सिल्क का कपड़ा बहुत फेमस था। अब ये इधर जाता था यूरोप में, अब लेकिन ये भी तो कुछ पेमेंट लेंगे, ये लोग आपके ब्रिटिशर से क्या पेमेंट लेते थे, या तो सोने में लेते थे, गोल्ड में, या सिल्वर में लेते थे। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों के पास में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था कि वो चाय और सिल्क के बदले चाइना को दे पाए, तो उनका गोल्ड और सिल्वर ना जाए। वो हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट जो तलाशते रहते थे कि जिससे वो चाइना को उसको बेच सके चाइना को, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा था प्रोडक्ट। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, एक दिमाग चलाया, इन्होंने बोला कि हम अफीम उगाएंगे, कहाँ पे, भारत में, क्योंकि भारत जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में था। भारत के आपके बिहार और बंगाल दोनों एक ही प्रांत हुआ करते थे, बंगाल में ही, यहाँ पे उगाना चालू किया, क्या, ओपियम, अफीम उगाना चालू किया, ठीक है। अफीम उगाना चालू किया, जो नशीला आपका पदार्थ है, पौधे से उगता है, ठीक है, पॉपी, इसके प्लांट को पॉपी बोला जाता है। अफीम उगाना चालू किया और चाइना वालों को आदत लगवा दी अफीम की। अब क्या था, अब इनको चाय और सिल्क तो लेनी ही है चाइना से, लेकिन अब इनको बदले में गोल्ड या सिल्वर नहीं देना पड़ेगा, किसको, अंग्रेजों को। गोल्ड सिल्वर थोड़ा ना देंगे, अब चाय और सिल्क के बदले क्या देंगे, अफीम देंगे, लो अफीम लो। तो ये बड़ा दिमाग चलाते थे, ठीक है, ये कहानी जो है ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। फिर उस समय पे नपोलियन बोनापार्ट थे। नपोलियन ये कौन थे, आपके फ्रांस के एम्परर थे। इन्होंने एक अपना महाद्वीप व्यवस्था चलाई, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये किसके खिलाफ थे, ये भी आपके अंग्रेजों के खिलाफ में थे, ब्रिटिशर। इनको आपको ब्रिटिशर्स को हराना था, ये फ्रेंच के थे आप, ठीक है। इन्होंने कॉन्टिनेंटल सिस्टम चलाया, जिससे ये हुआ कि जितना भी ब्रिटेन के आपके, आप ये समझिए जहां जहां से पोर्ट से एक्सपोर्ट होता था, इन्होंने वो बंद करवाने की कोशिश की, ठीक है, जिससे ब्रिटेन को झटका लगे। और ये सब हो रहा था, इस चलते भारत के लिए भी एक एक्ट लाना पड़ा। और कौन सा एक्ट लाना पड़ा, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्यों लाना पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटेन में कंपनियां थी वो कह रही थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो बढ़िया व्यापार कर रही है, इसको मोनोपोली भी मिल रखी है, ये मोनोपोली को तोड़िए। तो 1813 का चार्टर एक्ट से मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की टूटी थी, किससे, भारत में व्यापार करने के लिए। अब ब्रिटेन की बाकी कंपनी भी व्यापार कर सकती हैं। अगला देखते हैं क्या है।
ये 1813 के चार्टर एक्ट की बात हो रही है। कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना एंड इन टी ऑल्सो एंडेड, ये बात बोली जा रही है, ठीक है। तो ये चीज तो गलत है। सिर्फ कौन सा मोनोपोली टूटी थी? भारत के साथ व्यापार करने वाली, ठीक है। कौन सी? भारत के साथ व्यापार करने वाली, ये गलत है। फिर भारत के जितने भी लॉ हैं उनको कोडिफाई करें, कंसोलिडेट, ये भी गलत है। ये कब हुआ है? 1833 में हुआ है बाहर, ठीक है। कोडिफाई करने का मतलब क्या होता है? जैसे जितने भी कानून अलग अलग लिखे रखे हैं ना, उनको एक बुक में लिखना। जैसे आईपीसी हो गई, सीआरपीसी, उस समय हिंदू के जो आपके लॉ थे, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सबको कोडिफाई किसने करा था? अंग्रेजों ने। 1833 में हुआ। 1813 में, ये भी गलत है। ये वाली तीसरी वाली जो ना, ये सही है। भारत के मूल निवासियों के बीच साहित्य सीखने और विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए की राशि अलग से रखी जानी थी, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। 1 लाख रुपए को अलग से रखा गया था कि भारत के जितने भी लोग हैं, अब आप लोग राज कर रहे हो यहाँ पे, तो उनकी शिक्षा पे भी खर्चा करना है 1 लाख रुपए, कि वो लिटरेचर सीखे, साहित्य, फिर साइंस भी सीख सकें। ये वाली स्टेटमेंट जो आपकी सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट होगा आपका डी वाला, ठीक है। अगला देखते हैं। ये भी 1813 की आपके अधिनियम की बात हो रही, जिसकी अभी हम लोगों ने करी। इसमें क्या है? अच्छा, इसमें ये जो कंपनी के शेयर धारक थे, उनको भारत के राजस्व पर कितना प्रतिशत आपका डिविडेंड मिलना था? 10.5%। कंपनी शेयर होल्डर्स वर गिवन अ 10.5% डिविडेंड ऑन द रेवेन्यू ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। बहुत बड़ा डिविडेंड था। जो जो जिन्होंने भी कंपनी के शेयर ले रखे थे ना, भारत में जो टैक्स आएगा उसका 10.5% डिविडेंड मिलेगा। और फिर जो आपके ईसाई मिशनरी थे, जो धर्म को अपना प्रमोट करने आते थे, यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट भी करवाना था, उनको भी भारत आने की परमिशन मिली और अपना रिलीजन जो है उसका प्रचार करने की अनुमति दी गई। इससे कन्वर्जन जो है वो भी काफी ज्यादा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला, ठीक। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट देखते हैं। इसमें बात हो रही है 1833 अधिनियम के बारे में। क्या बोला जा रहा है, जरा देखते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, बर्थ। मतलब इसमें यह बोला गया कि कंपनी जो है, अगर भारतीय लोग को रोजगार देना तो भारतीय लोग को भी रोजगार देगी, और कोई भी भेदभाव जो होगा वो नहीं होगा। किस आधार पे? धर्म के आधार पे नहीं करना आपको, ठीक है। कलर, क्योंकि रंग जो है उनका गोरा होता था, हम लोग का थोड़ा ब्राउन है, उस पे आधार पे नहीं करना। जन्म के आधार पे नहीं करना और डिसेंट के आधार पे नहीं करना। प्रावधान किया गया कि धर्म, रंग, जन्म, वंश के आधार पर कंपनी में रोजगार देने में कोई भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो लिख के आ गया ना, ऐसा होता नहीं था, ठीक है। कंपनी तब भी भेदभाव करती थी। दूसरा क्या है? गवर्नर जनरल को कंपनी केवल सिविल मामलों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन शक्ति दी गई थी। गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू सुपरिंटेंड, कंट्रोल एंड डायरेक्ट ओनली द सिविल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपकी गलत है, क्योंकि वो नागरिक मामलों को तो आप ये समझिए कंट्रोल करेंगे, सिविल वालों को, साथ साथ में जो मिलिट्री मामले थे ना, युद्ध वाले, वो भी कंट्रोल करें, ठीक है। सिविल में मैंने आपको बताया, शिक्षा व्यवस्था आ जाती है, कृषि आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। सिविल भी होगा, सैन्य भी होगा, ठीक। नागरिक भी होगा, सैन्य भी होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होगा वन वाला। देखिए, यहीं से आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है खत्म। आगे जब देखेंगे 201 से जो क्वेश्चन है ना, ये मध्यकाल भारत के, मिडिवियल इंडिया के। हम लोग कल से मिडिवियल इंडिया स्टार्ट करेंगे। यहीं पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गई है। पूरी सीरीज जो एक बार फिर से देख डालिए, प्लेलिस्ट बन रखी, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले आप सेक्शन में जाइए, वहां को हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट दिखेगी, हिस्ट्री वाली सिलेक्ट करिए, शुरू से एंड तक आप समझिए सीरीज को देख डालिए। आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, मैं काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया से तैयार होगा, ठीक है। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।